चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं दिशा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर 9 लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम आपको सरफेस केमिस्ट्री से बनने वाले टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाली हूँ। आज के क्वेश्चंस आपके सभी मेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कीमती क्वेश्चन है। हम आपको बता देते हैं आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 11 है। देखो स्टूडेंट, सरफेस केमिस्ट्री से बनने वाले टॉप 10 प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हम आपको मॉक टेस्ट नंबर 8 में लगवा चुकी हूँ। यदि अभी तक आपने मॉक टेस्ट नंबर 8 को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वहां हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड शानदार क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं। आज के इस मॉक टेस्ट नंबर 9 में हम आपको टॉप 20 प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगी। तो आप सभी लोग आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करें, अंत तक देखें। आज की क्लास लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आज आपको हर एक क्वेश्चन एक न्यू तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपको हर एक क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको आज की क्लास से कुछ अच्छा सीखने को मिले, कुछ नया मिले, तो प्लीज इसे एक बार लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी अन्य आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पर जाने से पहले मेरे पास एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था जिनका नाम है आकांक्षा शंखवार। उनका कहना था कि मैम आप जो ऑप्शन राइट होता है उसको समझाने के साथ साथ अन्य ऑप्शन को भी डिटेल से समझा दिया करें। वो हमारी देखो जो आकांक्षा शंखवार है, हम सभी को बता देते हैं वो न्यू स्टूडेंट्स हैं। उनके कमेंट से मुझे लगता है कि वो हमारे चैनल पे न्यू जुड़ी हुई हैं लगभग 5-6 दिन से, ठीक है, लेकिन उनका जो काम है वो बहुत अच्छे से करती हैं। ऐसे हमारे पास 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, जैसे कि आकांक्षा शंखवार, प्रतीक्षा यादव, इमरान अहमद और महेंद्र यादव और शायद आकांक्षा चौरसिया भी हैं। ऐसे लगभग, और आरजू शर्मा है कि आरजू यादव है, मुझे क्लियर याद नहीं है, ऐसा ही कुछ ना, उनका आरजू नाम है, ठीक है। लगभग ऐसे हमारे पास 5-6 स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। आप ऐसे ही हमेशा कोशिश करते रहिए और आपके मन में हर एक डाउट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। आपके मन, जैसे कि आकांक्षा शंखवार का कहना है कि हमारी केमिस्ट्री जो है वो बहुत वीक है, ठीक है, क्योंकि वो हमसे न्यू जुड़ी हुई है। और उनका कहने का मतलब है कि टॉपिक पढ़ने का अब समय नहीं है। हमें भी पता है समय ज्यादा नहीं है, 1 महीना मुश्किल से आपके पास CP नेट के फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो उनके कहने का मतलब है कि हमें इतना डिटेल से पढ़ा दीजिए कि जो हमें टॉपिक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। डियर, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी बात को अच्छे से सुनेंगे और हम आपके हर एक बात को मानेंगे। आपने जैसा कहा कि चारों ऑप्शन को अच्छे से समझाइए, आज की क्लास में हम आपको हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझाएंगे। हर एक ऑप्शन से बनने वाले हर एक पॉइंट को हम आपके तक पहुंचाएंगे, लेकिन ओनली आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखती रहना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जिस प्रकार से हम आपकी हेल्प करते हैं उसी प्रकार से आपको हमारा सपोर्ट करना होगा। यदि सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए केमिस्ट्री में हर एक कदम पर खड़े रहेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि कोई स्टूडेंट्स और कुछ हमसे चाहता है तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि पढ़ाई से संबंधित आपके मन में कोई डाउट है या फिर कुछ हमसे लेना चाहते हो तो हम आपको बिल्कुल देंगे, ठीक है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएं, उस पर हमें बता सकते हैं। हम आपकी हर एक इच्छा को सुनेंगे, ठीक है। ओनली आप कैसे भी करके अच्छे से स्टडी करते रहिए और इतनी कोशिश कीजिए कि 2021 में आप डॉक्टर बन जाए। मेरी यही सरस्वती माँ से प्रार्थना है कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि कोलाइडी तंत्र कोहरा किसका उदाहरण है। कोलाइडी तंत्र कोहरा किसका उदाहरण है। गैस में परिक्षिप्त द्रव, गैस में परिक्षिप्त गैस, गैस में परिक्षिप्त ठोस या फिर द्रव में परिक्षिप्त ठोस। देखो स्टूडेंट्स, हम आपको बता देते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन पर जाने से पहले
हमारे कोलाइडी विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं या फिर दो चीजों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि आपने विलयन चैप्टर में पढ़ा होगा कि विलयन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है, विलय और विलायक से, ठीक है। उसी प्रकार के हमारे कोलाइडी विलयन होते हैं, ये भी दो चीजों से मिलकर के बना होता है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। विलयन में आपने पढ़ा होगा कि जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और विलय जो होता है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है, और विलायक जो होता है उसमें हमेशा विलय को घोला जाता है, ठीक है। विलायक में हमेशा विलय को घोला जाता है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पर कोलाइडी विलयन में होता है। कोलाइडी विलयन में क्या होता है कि परिक्षेपण माध्यम हमारा अधिक मात्रा में होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था हमारी कम मात्रा में होती है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा परिक्षेपण माध्यम होता है, देखो अच्छे से नोट डाउन करो, आप अपने नोट्स को यदि मॉक टेस्ट से भी बनाएंगे तो 100% गारंटी देते हैं आपके नोट्स बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। यदि आप मॉक टेस्ट से भी अपने नोट्स बनाओगे तब भी बहुत अच्छे बनेंगे। देखो परिक्षेपण माध्यम जो होता है, परिक्षेपण माध्यम जो होता है इसमें हमेशा परिक्षिप्त प्रावस्था को घोला जाता है, ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था को हमेशा घोला जाता है। इतनी बात अच्छे से याद रखना। कोलाइडी विलयन जो होता है वो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था से मिलकर के बना होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोहरा किसका उदाहरण है, मीन्स कौन इसमें परिक्षेपण माध्यम है और कौन इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था है, ठीक है। तो देखो हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। गैस में परिक्षिप्त द्रव, गैस में परिक्षिप्त द्रव। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, यहाँ पर जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो हमारी द्रव है और स्टूडेंट्स परिक्षेपण माध्यम जो है वो हमारा गैस है। हम कह सकते हैं इस चीज को कि द्रव को गैस में घोला गया है, द्रव को गैस में घोला गया है। आपने कोहरा देखा होगा सर्दियों के टाइम पर, कोहरे में आपने देखा होगा कि धुआं सा उड़ता है, एक प्रकार की गैस ही उसमें उड़ती है। और आपने देखा होगा, यदि आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहे तो सर्दियों में कर सकते हैं। सर्दियों के टाइम में आप एक कोई रूमाल लेना, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा लेना और उस कपड़े को खुली छत पर डाल देना। खुली छत पर उसे डाल दोगे तो उसके बाद मॉर्निंग टाइम उस पर देखना कुछ बूंदे उस पर नजर आएंगी आपको, वो आपको कपड़ा बिल्कुल पूर्ण रूप से भींगा हुआ दिखेगा। हम कह सकते हैं कि जो वो कोहरा था, जो आपका वो कोहरा जो था उससे बूंदे टपकी, ठीक है, उसमें कोई ऐसा द्रव पदार्थ था जो टपका। वो द्रव पदार्थ है क्या, पानी है एक प्रकार का, ठीक है। तो द्रव में गैस को घोला गया है। गैस जो हमारा कोहरा उड़ रहा है, आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम में मॉर्निंग के टाइम आप खुली हवा, खुली छत पर कहीं निकलो तो आपके बालों पर वो सफेद से एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं उसे, स्पंज टाइप से, कुछ भी मान लीजिए, सफेद से गुब्बारे टाइप से आपके बालों पर एकदम चिपक से जाते, ठीक है, वो कोहरा होता है। और जब उसे आप हाथ से टच करना, उस बाल पर जो गुब्बारे की तरह बना हुआ है, जो कुछ भी गैस टाइप में जो कुछ भी है उस पर यदि आप टच करना तो आपके जो हाथ होंगे वो गीले हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि वो कोहरा जो है वो गैस के साथ साथ किसी द्रव पदार्थ भी उसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो कोहरा एक किसका उदाहरण है, वो उदाहरण है गैस में परिक्षिप्त प्रावस्था। गैस परिक्षेपण माध्यम, द्रव जो होगा वो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स कोहरा के साथ साथ इसमें बादल भी इसका एक उदाहरण हुआ और धुंध भी इसका एक उदाहरण है। नोट डाउन कर लेना कि गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण जो है वो हमारा कोहरा भी है और कोहरा के साथ साथ जो है वो हमारा बादल भी है, धुंध भी है। और याद रखना गैस में द्रव इस कोलाइडी विलयन की बात की जाए, यदि पूछ लिया जाए कि गैस में द्रव किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, तो याद रखना ये हमारा ध्रुवों का एरोसोल है। कैसा प्रकार का विलयन है, ध्रुवों का एरोसोल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्रुवों का एरोसोल। यदि ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए, ऑप्शन नंबर
गैस। हमेशा याद रखना, गैस में कभी भी गैस को नहीं घोला जा सकता है। गैस में परिक्षिप्त गैस बिल्कुल भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। गैस में यदि गैस को घोल दिया जाएगा तो वो हमारा वास्तविक विलयन बन जाएगा। गैस में गैस एक प्रकार का मिश्रण होता है, ठीक है, हमारा एक प्रकार का वास्तविक विलयन बन जाएगा। गैस में गैस को कभी घोल करके कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि गैस में परिक्षिप्त ठोस, गैस में परिक्षिप्त ठोस जो होगा वो स्टूडेंट्स, गैस में परिक्षिप्त ठोस जो होगा वो हमारा ठोस फॉर्म होगा। यदि गैस में परिक्षिप्त ठोस की बात की जाए तो ये हमारा ठोस फॉर्म का उदाहरण होता है, ठीक है। ठोस फॉर्म का ये कोलाइडी विलयन होता है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल जो आते हैं वो हमारे पत्थर आते हैं, रबर आती है, ठीक है, पत्थर और रबर इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा डी कहता है द्रव में परिक्षिप्त ठोस। द्रव में परिक्षिप्त ठोस की बात की जाए तो द्रव में परिक्षिप्त ठोस जो होगा वो हमारा ठोस एरोसोल होगा। इस विलयन को ठोस एरोसोल कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हमारा आता है धुआं, ठीक है, इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, इसके अंतर्गत हमारा धुआं आता है। तो हमारे हिसाब से चारों ऑप्शन आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वह कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में होता है, क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, हर एक मेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि वह कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। जेल होता है, एरोसोल होता है, पायस होता है या फिर फोम होता है। जब हम परिक्षेपण माध्यम भी द्रव लेते हैं और परिक्षिप्त प्रावस्था भी हम स्टूडेंट्स द्रव लेते हैं तो ये हमारा एक प्रकार का पायस विलयन बनके तैयार होता है। यदि पूछ लिया जाए कौन सा कोलाइडी विलयन होगा तो ये हमारा पायस होगा, जिसे इमल्शन भी कहा जाता है। एग्जाम में ज्यादातर इमल्शन के नाम से पूछा जाता है और स्टूडेंट्स इसका बहुत ही एक मस्त एग्जाम्पल है, वो है हमारा दूध, ठीक है। मिल्क जो होता है वो हमारा पायस का ही एक उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं। समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक या फिर प्रेरित उत्प्रेरित, प्रेरित उत्प्रेरक। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जब किसी भी अभिक्रिया में बना उत्पाद, आपको पता होगा किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए जो हमारे अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कहने का मतलब है अभिक्रिया को सॉल्व करने के लिए तीर का निशान लगाया जाता है, इतना तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। इसके आगे जो लिखे होते हैं वो अवकारक होते हैं, इसके पीछे जो लिखे होते हैं वो उत्पाद होते हैं। अवकारक हमेशा अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अवकारक से हमें प्राप्त होता है उत्पाद, ठीक है। तो ये बना उत्पाद स्वयं किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करने लगता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो होगा वो अवकारक होगा, यहाँ पर जो होगा वो उत्पाद होगा और इस तीर के निशान पर जो कुछ भी लिखा होगा वो हमारा उत्प्रेरक होगा, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन कर लेना, लिख लीजिए, हम आपको लिखा देते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो हिस्सा लेगा, किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ हिस्सा लेगा वो अवकारक होगा। इस तीर के निशान के ऊपर जो कुछ भी लिखा होगा वो उत्प्रेरक होगा। इससे जो हमें प्राप्त होगा वो उत्पाद होगा, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि उत्प्रेरक क्या होता है, तो हम पिछली क्लास में भी आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। उत्प्रेरक वह
वह पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को सक्रिय कर देता है या फिर उसके वेग को बढ़ा देता है, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। वही एग्जाम्पल, जैसे आप पैदल घर आते हो तो आपको समय ज्यादा लगता है, और यदि आप किसी सवारी से किसी बस के द्वारा घर पर आते हो तो आपको समय कम लगता है। ठीक है, स्कूल से पैदल घर आना समय ज्यादा लगेगा, स्कूल से घर बस से आना समय बहुत कम लगेगा। ठीक है, और उसी प्रकार से बिना उत्प्रेरक की अभिक्रिया को कराना थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया को कराना थोड़ा समय कम लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। ये अभिक्रिया में हिस्सा लेगा लेकिन न अवकारक तरफ रहेगा न उत्पाद की तरफ निकलेगा, अपना भाई साहब वहीं के वहीं ब्राह्म अवस्था में बना रहता है, ओनली इसकी दर को सक्रिय करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्व उत्प्रेरक जो होते हैं, कहने का मतलब है जब कोई अभिक्रिया में उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो इसे स्व उत्प्रेरक कहा जाता है। अन्य पर बात करेंगे जैसे कि समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक स्टूडेंट्स कब होगा? जब हमारे अवकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था या फिर अवस्था जो होगी वो समान होगी। ठीक है, जैसे अवकारक हमारा गैसीय स्टेट में है तो हमारा ये उत्प्रेरक भी गैसीय स्टेट या फिर गैसीय अवस्था में होना चाहिए। यदि ये ठोस अवस्था में तो ये भी ठोस होना चाहिए, ये द्रव में है तो ये द्रव में होना चाहिए। जब अवकारक और उत्प्रेरक की समान प्रावस्था होती है तो इसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं, और जब अवकारक और उत्प्रेरक की जो अवस्था होती है वो अलग अलग होती है, जैसे ये गैस में तो ये कहीं ठोस में हो गया तो इसे विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाएगा। प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है? जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देती है तो इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है चारों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अधिशोषण एक परिघटना है जिसमें एक पदार्थ, अधिशोषण एक परिघटना है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर इकट्ठा होता है, दूसरे पदार्थ के भाग में जाता है, दूसरे पदार्थ के नजदीक रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अधिशोषण एक परिघटना कल बहुत अच्छे से बताई थी, एक बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया था अधिशोषण और अवशोषण के बारे में। अधिशोषण क्या होता है कि जैसे कि हमारा कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे कि हमारा कोई ये पदार्थ है, इसकी ऊपरी सतह पर आकर के यदि कोई पदार्थ चिपक जाता है तो इसे अधिशोषण कहा जाता है, और यदि कोई बाहर से आया पदार्थ इसके स्थूल भाग का मतलब होता है इसके आंतरिक अंदर वाले भाग में पहुंच जाता है तो इसे अवशोषण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे अवशोषण कहा जाता है, और इसको अधिशोषण कहा जाता है। ठीक है, इसको अधिशोषण कहा जाता है। जब हमारा पदार्थ अंदर वाली स्थिति में पहुंच जाएगा बाहर से आया हुआ तो वो हमारा अवशोषण होगा, और सतह पर चिपक जाएगा तो वो अधिशोषण होगा। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन ने पूछा है कि अधिशोषण एक कैसी परिघटना है, तो ये हमारी किसी पदार्थ की सतह पर इकट्ठा होना। अधिशोषण जब कोई दूसरा पदार्थ आकर के उसकी ऊपरी वाली सतह पर आकर के इकट्ठा हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको अधिशोषण कहा जाता है। अधिशोषण दूसरी सतह, दूसरे पदार्थ का सतह पर आकर के इकट्ठा होना या फिर चिपकना ही एक घटना होती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो लिखा हुआ है, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बनके तैयार होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और देखो इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। दूसरे पदार्थ के भाग में जाता है तो कहने का मतलब है जब उसके अंदर चला जाएगा, भाग के अंदर चला जाएगा तो हमारा अवशोषण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में आपको
दिया गया है हेबर प्रक्रम NH3 के लिए सल्फ्यूरिक की संपर्क विधि, नाइट्रिक अम्ल की ओस्टवाल्ड विधि, वनस्पति घी का बनना। एक तरफ निकिल, लोहा, पीटी और पीटी दिया गया है। देखो एक तरफ आपको स्टूडेंट्स उत्प्रेरक दिए गए हैं और एक तरफ आपको विधियां दी गई हैं, क्रिया को करने की विधि दी गई है। देखो आपको पता होना चाहिए फिलहाल 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है। वैसे मैंने विचार किया था 20 कराने की, लेकिन कोशिश रहेगी 20 को कराने की, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। दोपहर में भी हमने जब क्लास डाली तो बहुत ज्यादा हम पसीने में नहाए हुए थे, तभी से सर दर्द हो रहा है, क्योंकि पसीने में यदि 10-15 मिनट भी रहे तो भी फिर आप समझते हैं प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। और इसलिए हम लगभग आपको 2 क्लास नहीं दे पा रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। और सर्दियों में तो हम हमेशा ही देंगे आपको 2 क्लास, लेकिन तब तक तो आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आपको नुकसान नहीं करेंगे, थोड़ी गर्मी सही, लेकिन आपके लिए क्लास हम दोनों डालेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप क्या काम किया करें, जो चीज आपको पता है आप उसका मिलान कर लिया करें, ठीक है। जो पता है उसका मिलान कर लिया करें। आपको ये तो पता ही होगा वनस्पति घी का बनना, कल ही बताया था। वनस्पति घी, जब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है तो निकिल उत्प्रेरक का कार्य करता है। निकिल जो होता है वो उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। जब वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है और वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है, निकिल उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाता है। आपको ये भी पता होगा कि हेबर प्रक्रम से जब अमोनिया का निर्माण किया जाता है, हेबर विधि से जब अमोनिया का निर्माण किया जाता है, तो लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, वो किसकी भूमिका निभाता है, उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। और स्टूडेंट्स मॉलिब्डेनम जो होता है, मॉलिब्डेनम MO जो होता है वो यहाँ पर वर्धक के रूप में भूमिका निभाता है। नोट कर लेना अलग कहीं का लाइन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हेबर प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक आयरन के लिए कौन वर्धक के रूप में भूमिका निभाता है, तो वर्धक के रूप में ऐसा लिखा जाएगा, वर्धक। वर्धक के रूप में जो भूमिका निभाता है वो हमारा मॉलिब्डेनम होता है, MO होता है स्टूडेंट्स। अब पूछ लिया जाए कि वर्धक क्या है, हम ये भी बताएंगे कि वर्धक होता क्या है। तो देखो वर्धक जो होता है वो किसी भी उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है। हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्धक होता है और एक विष होता है, ठीक है। वर्धक जो होता है वो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है। जब हम NH2 से देखना, जब हम NH2 N2 और H2 की क्रिया करा करके यहाँ पर NH3 बनाते, अमोनिया बनाते, इस टाइम Fe जो होता है, आयरन जो होता है, वो उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाता है। और स्टूडेंट्स मॉलिब्डेनम जो होता है, मॉलिब्डेनम जो होता है वो ये Fe जो होगा वो रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ाएगा, लेकिन मॉलिब्डेनम जो होगा वो आयरन की सक्रियता को बढ़ाएगा, ठीक है। वर्धक हमेशा उत्प्रेरक को सक्रिय करता है और उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया को सक्रिय करता है, ठीक है। कभी कभी आपने विष भी पढ़ा होगा, विष क्या काम करता है, ये विष जैसे होता तो ये इसकी सक्रियता को कम कर देता, ठीक है। ये यहाँ पर उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देता या फिर कम कर देता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लोहा जो होगा वो NH3 के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाएगा। अब हमारे 2 बचे, 2 में आप क्या काम कीजिए जब आपको ना आए समझ में, ठीक है, तो ऑप्शन मिला लिया करें। ऑप्शन आप देख सकते हैं D में पहला, अंत में जाकर के देखिए D में पहला कहीं है, कहीं नहीं है। D में पहला कौन है, यहाँ तुरंत टिक लगा लीजिए कि बी ऑप्शन 100% इसका राइट होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यदि प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले ये देखा करें कि आपको इनमें कौन सा मिलान पता है, उस मिलान को लेकर के आप देखा करें कि अब हमें जैसे 2 नहीं पता है आपको, जैसे कि ठीक है, तो आप क्या करें, आप वो 2 देख लें कि हमने जो मिलाए हैं वो किस ऑप्शन में, उस ऑप्शन को चुन लीजिए। बस अपने आप अपने आगे जो बचे हुए हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये ट्रिक भी आपके लिए अच्छी है, ये ट्रिक हमने आज देखी, बहुत सोची विचारी, तब हम आपके लिए लेकर के आए, ठीक है। और जैसे कि ए का हमारा दूसरा है, ए का हमारा दूसरा देख लीजिए, ए का भी दूसरा हमारा ओनली यहीं पर लिखा हुआ है। अब तो क्लियर हुआ, बी का हमारा क्या होगा,
तीसरा होगा जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि होती है, इसमें पीटी और वैलेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाते हैं। और नाइट्रिक अम्ल से ओस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल की जो ओस्टवाल्ड विधि होती है स्टूडेंट्स, वो उसमें उत्प्रेरक के रूप में भूमिका जो निभाता है वो हमारा प्लेटिनम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चंस आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो लिख दीजिएगा, हम आपको आगे क्लास में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक द्रव स्नेही सॉल की स्वर्ण संख्या इस प्रकार का गुण है कि इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार से लिखा गया है कि एक द्रव स्नेही सॉल की स्वर्ण संख्या इस प्रकार का गुण है कि इसका जितना अधिक मान होता है उतनी ही अधिक रक्षण क्षमता होती है। स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट है जिसका जितना कम मान होता है उतनी ही अधिक रक्षण क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम आपको बता देते, नोट डाउन कर लेना। और एक बात और, आप हमारे राइटिंग को इग्नोर करके काम करें, ठीक है। देखो राइटिंग मेरा वैसे जितना है वो ठीक ठाक है, हम उसमें उतना खुश हैं, ठीक है। लेकिन अब 20 क्वेश्चन हम यदि राइटिंग को संभाल के लिखेंगे तो स्टूडेंट्स टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर भी इस वीडियो के लिए लगभग मुझे 3 से 3.5 घंटे लग गए बनाने में, ठीक है। 3 से 3.5 घंटे आराम से लग जाएंगे बनाने में। तो हम राइटिंग को भी ज्यादा स्लोली लिखेंगे बिल्कुल देखते हुए, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो हम 4-5 घंटे में बना पाएंगे। इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हम इतना टाइम इसमें गुजार देंगे तो फिर कल के लिए वीडियो का कहने का मतलब है कल का कंटेंट कौन बनाएगा, ठीक है। तो राइटिंग को इग्नोर करें, आप ओनली हमारी पढ़ाई पर ध्यान करें। हम किस प्रकार से चीजों को समझाते हैं इस पर फोकस करें, हम क्या कहते हैं उसको अच्छे से नोट डाउन करें, माइंड में अच्छे से बैठा लें, ठीक है। और राइटिंग से आपको करना भी क्या है, ओनली आपको ये होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस प्रकार के हम आपको बता रहे हैं। तो देखो आगे कौन कहता है कि एक द्रव स्नेही सॉल की जो स्वर्ण संख्या है वो जितनी कम होती है उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। हम स्टूडेंट्स आपको बता देते जो रक्षण क्षमता होती है, जो रक्षण क्षमता होती है वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है स्वर्ण संख्या के, वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है स्वर्ण संख्या के, ठीक है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है स्वर्ण संख्या के। अच्छे से नोट डाउन कर लेना। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब तो आपको अच्छे से पता होगा, आप सीपी नेट का एग्जाम देने वाले हो। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर यदि स्वर्ण संख्या का मान बढ़ेगा तो रक्षण क्षमता का मान घट जाएगा, और स्टूडेंट्स यदि रक्षण क्षमता का मान बढ़ेगा तो स्वर्ण संख्या का मान कम हो जाएगा। यदि अनुक्रमानुपाती होता तो अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि यदि इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक बढ़ता है तो एक घटता है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जब स्वर्ण संख्या का मान कम होता है, जितना स्वर्ण संख्या का मान कम होगा उसकी रक्षण क्षमता जो होगी वो उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में से समांगी उत्प्रेरण को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया है। आपको यहाँ पर 4 रिएक्शन दी गई हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी समांगी उत्प्रेरण को प्रदर्शित करती है। और समांगी उत्प्रेरण हम आपको बता चुके हैं, अभी हमने आपको बताया समांगी उत्प्रेरण क्या है। समांगी उत्प्रेरण हमने आपको बताया कि जब अवकारक और उत्प्रेरक हमारे समान प्रावस्था में होते हैं तो इसको समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। चलिए हम ढूंढते हैं कहां पर अवकारक और उत्प्रेरक हमारी समान प्रावस्था में है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में देखा जाए
तो नाइट्रोजन भी हमारी गैस है, हाइड्रोजन भी हमारी गैस है। यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है Fe आयरन। आपको स्टूडेंट्स पता होगा बहुत ही अच्छे से, Fe जो आयरन हमारा होता है वो होता है ठोस अवस्था में। Fe जो होता है वो हमारा ठोस अवस्था में होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो राइट नहीं होगा। जब ये ठोस अवस्था में, ये गैस अवस्था में है, तो नोट डाउन कर लेना, ये हमारा विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण होगा। दोनों की अवस्थाएं असमान है, अलग अलग है, तो विषमांगी उत्प्रेरण होगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये गैस है, निकेल हमारी धातु होती है, तो ये भी ठोस स्टेट में होगी, ठीक है। तो यहाँ गैस, यहाँ ठोस स्टूडेंट्स, ये भी हमारा समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों गैस में है, और पीटी हमारा एक धातु होता है, मेटल होता है, और जो कि ठोस स्टेट में होता है, ठीक है, ठोस अवस्था में होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर बात की जाए तो ये हमारी गैस है, ये भी हमारी गैस है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हमारी एक गैस होती है। जब हमारे उत्प्रेरक और अपकारक समान प्रावस्था में होते हैं, ऐसे उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। क्वेश्चन ने भी यही पूछा था कि समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है। NaCl विलयन, गन्ने की शक्कर का विलयन, रक्त, या फिर यूरिया विलयन। तो देखो स्टूडेंट्स, जो आपका रक्त होता है वो प्राकृतिक कोलाइड होता है, ठीक है। रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, वो प्राकृतिक कोलाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में निम्न में से किसकी बूंदें डालने से वह संरक्षित हो जाता है। दूध में किसकी बूंदें डालने से वह संरक्षित हो जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक में आपको HCHM, HCHO विलयन, या फिर HCOOH विलयन, CH3 COOH विलयन, या फिर CH3 CHO विलयन। तो स्टूडेंट्स, दूध को यदि मुझे संरक्षित करना है तो मुझे HCHO विलयन मिलाना होगा। HCHO विलयन हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO होता है। फॉर्मल्डिहाइड की कुछ बूंदों को डाल करके हम दूध को संरक्षित कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो है हमारा HCOOH का विलयन, ये हमारा फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, ये हमारा एसिटिक अम्ल कहा जाता है, और ये हमारा एसिटिल्डिहाइड कहा जाता है, ठीक है। चारों के ऑप्शन हमने अच्छे से समझा दिए आपको। चारों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना। एसिटिल्डिहाइड, और ये हमारा एसिटिक अम्ल, और ये हमारा फॉर्मिक अम्ल, और ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपके इतने क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे, अच्छे से क्लियर हुए हैं, कुछ अच्छा लगा हो पढ़ने में, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल भी ना भूलें। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बात करते हैं शेष क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण के लिए निम्न गुणों में से कौन सा सही नहीं है। आपको भौतिक अधिशोषण को लेकर के पूछा गया है कि कौन सा गुण सही नहीं है। हम आपको बता देते हैं कि अधिशोषण जो होता है वो 2 भागों में बांटा जाता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। हमने अभी अधिशोषण आपको बताया क्या होता है। अधिशोषण जो स्टूडेंट्स होता है, अधिशोषण जो होता है वो किसी भी पदार्थ पर कोई बाहर से आकर के पदार्थ जब चिपक जाते हैं उसकी सतह पर, तो इसको अधिशोषण कहा जाता है। किसी पदार्थ पर कोई बाहर से आकर के पदार्थ उस पर चिपक जाता है तो इसे अधिशोषण कहा जाता है। ये 2 प्रकार का, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। आपको भौतिक अधिशोषण के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट है, ठोसों में अधिशोषण उत्क्रमणीय होते हैं। स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है। भौतिक अधिशोषण में जो ठोसों का अधिशोषण होता है वो जो होता है वो उत्क्रमणीय होता है। कैसे होता है तो
देखो भौतिक अधिशोषण में क्या हम ले सकते हैं कि हमारी फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर को हम कई घंटों के लिए कहीं बाहर घूमने जाएं, उस पर बैठ के जब हम घूम करके वापस आए तो आप उस पर देखना, उसकी सतह पर आप हाथ फेरना, ठीक है, उसकी बाहर वाली सतह पर हाथ फेरना, तो आपका हाथ जो होगा वो गंदा हो जाएगा, हाथ जो होगा स्टूडेंट्स वो आपका गंदा हो जाएगा। जब आपका हाथ गंदा हो जाएगा तो आप देखते हैं कि जैसे आपने उसकी मिट्टी को साफ कर दिया, फोर व्हीलर की ऊपरी सतह की मिट्टी को साफ कर दिया, आप उसे पुनः फिर ले करके जाएं तो 1 घंटे बाद आप फिर देखना उस पर धूल के कण फिर जम जाएंगे। मीन्स ठोसों पर अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि ये बार बार होता रहता है, हम जितना साफ करेंगे फोर व्हीलर को गंदगी उतनी फिर लग जाएगी, हम साफ करके ठाड़ी करेंगे और उससे हम कहीं फिर लेकर के जाएंगे, वो फिर गंदगी उस पर जम जाएगी, ठीक है। और रासायनिक अवशोषण जो होता है वो स्टूडेंट्स अनुत्क्रमणीय होता है, वो रिएक्शनों में होता है। एक बार अपकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से पुनः अपकारक नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन फोर व्हीलर का तो भाई ये हिसाब होता है कि एक बार हम कहीं सफर कर रहे हैं, पुनः हमने उसे साफ कर दिया, यदि हम फिर से उसे लेकर के गए तो ऐसा नहीं है कि उस पर अब धूल के कण ना जमे, कोई उस पर पाबंदी नहीं लग गई है, धूल के कण फिर जम जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये गुण तो होता है, आपको पूछा गया कि ऐसा गुण है नहीं, मतलब है कौन सा नहीं। ऑप्शन नंबर बी अधिशोषण ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है, ये ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। भौतिक अधिशोषण में ताप के बढ़ने के साथ साथ भौतिक अधिशोषण में हमेशा कमी आती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है। रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, या फिर रंगीन धातुएं, या फिर संक्रमण धातुएं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जो संक्रमण धातुएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमेशा ज्यादातर उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाते हैं, उत्प्रेरक के रूप में काम कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदे पानी में फिटकरी का कार्य होता है। गंदे पानी में फिटकरी का कार्य होता है अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन या फिर अपोहन। गंदे पानी में फिटकरी का कार्य होता है स्कंदन। स्कंदन क्या एक प्रकार का, जैसे कि कोई गंदा पानी है उसमें फिटकरी को डाल देते हैं तो वो क्या करती है, उसकी गंदगी को तली में बिठा देती है और हम छान करके शुद्ध पानी को बाहर कर सकते हैं, ठीक है। स्कंदन एक प्रकार का शुद्धिकरण मान सकते हैं हम, जो गंदे पानी को साफ करती है, हमारी फिटकरी कहलाती है। अब आपको फिटकरी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से भौतिक अधिशोषण के लिए कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से भौतिक अधिशोषण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह सामान्यतः एकल परत होता है। तो देखो भौतिक अधिशोषण में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है, ठीक है। लिखा हुआ है क्या ये सामान्यतः एकल परत होती है? देखो स्टूडेंट्स, भौतिक अधिशोषण जैसे कि धूल के कण का कार पर जमना, क्या एक परत जमने के बाद उस पर धूल के कण नहीं जमेंगे? तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। भौतिक अधिशोषण पर कई तुम तो आप कह सकते हैं इस मोटी, यदि आप सफाई मत करो तो कार में इतनी मोटी मोटी परतें जम जाएंगी, किसकी? धूल के कणों की, ठीक है। तो ये एकल परत नहीं होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वो राइट आंसर होगा। यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है, बिल्कुल ऑप्शन राइट, मतलब ये कथन जो होगा वो बिल्कुल सही है। आपको असत्य पूछा गया है तो उत्क्रमणीय ही होता है भौतिक अधिशोषण। अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य वांडर वाल बल होता है। तो को अधिशोषक क्या है, अधिशोषक क्या है, अभी आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, थोड़ा धैर्य बना के रखें। अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य वांडर वाल्स बल होता है, ये भी बात सही है। और अधिशोषण का मान इसमें कम होता है। तो देखो भौतिक अधिशोषण में जो
अधिशोषण का मान होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द्रव विरोधी कोलाइड है। द्रव विरोधी कोलाइड है उत्क्रमणीय कोलाइड, अनुत्क्रमणीय कोलाइड, गम प्रोटीन या फिर रक्षीय कोलाइड। तो देखो स्टूडेंट्स द्रव विरोधी कोलाइड अनुत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं। जो आपके द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो अनुत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जबकि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो हमारे उत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं। मुझे उम्मीद है कि 24 क्वेश्चंस आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मन में किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो किसी भी प्रकार का आपको जैसे कि समझ में ना आया हो क्वेश्चन, तुरंत लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिसकी बिल्कुल भी न शर्माइए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब 100% देंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बात करते हैं आगे शेष क्वेश्चंस पर। चलिए तो अब हम बात करते हैं बचे हुए शेष क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। क्वेश्चन नंबर 25 कि वह सक्रिय चारकोल जो ऑक्सैलिक अम्ल को अवशोषित कर लेता है। देखो स्टूडेंट्स एक बात और, मैंने जैसा कहा कि 20 क्वेश्चंस सच बोल रही हैं। इस क्लास को हमने जब बनाना शुरू किया था तब 3:33 थे। हम आपको करेक्ट टाइम बताते 3:33 थे और लगभग अब बजने वाले 6 के करीब। ठीक है, 6 और 6:15 के करीब बजने वाले हैं। लगभग आप समझ सकते हैं कि मुझे इस क्लास को बनाने में 2.5 से 3 घंटे लग गए, तब जाकर के हमने आपकी इस क्लास को बना पाया। तो आपका फर्ज बनता है कि आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का। आप हमारी मेहनत की इतनी तो कदर कीजिए कि आज की क्लास को आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास को इतना शेयर कर दो कि हो सके तो 5 अक्टूबर तक 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। बस इतना सपोर्ट कर दीजिए कि जल्द से जल्द बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। हम दोपहर से लगे हुए हैं, हम बता नहीं सकते हैं आपको। मैंने जब दोपहर की वीडियो बनाई उसी टाइम से हम आपके क्वेश्चंस लिखने में लगे हुए हैं। 20 क्वेश्चंस को छांटना और उसे बोर्ड पर उतार के वीडियो को बनाना बहुत कठिन काम होता है। इस चीज़ को आप कभी आजमा सकते हैं अपनी लाइफ में। जब आप इस चीज़ से बोर्ड को कहने का मतलब है बोर्ड पर पढ़ाओगे तो इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है और उस एनर्जी के हम फुल एनर्जी के साथ आपके सामने क्लास को लेकर के आते हैं। कोशिश रहती है हमारी कि हर एक पॉइंट को आपके तक पहुंचाया जा सके। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि 1 शेयर और 1 सब्सक्राइब करवाने का। ठीक है, जितना अधिक सपोर्ट करोगे हम आपके लिए उतने से अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है कि केमिस्ट्री की क्लास कहाँ चलती है। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके पास एक बार हमारे चैनल का नाम बताइए, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि हाँ इस चैनल पर केमिस्ट्री की तैयारी कराई जाती है। इतना तो आपका फर्ज बनता है। जैसे कोई किसी वीडियो में पूछ लेता है कि बताइए कि मतलब केमिस्ट्री की तैयारी कहाँ से करें, तो आप उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, इतनी हेल्प आप कर सकते हैं उनकी भी। जब हम आपकी इतनी हेल्प करते हैं तो आप दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करा सकते हैं। ठीक है, आप हमारा और आपका यही फर्ज है कि हर वक्त हर इंसान की मदद करना। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मदद करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है हमारी मदद करें, प्लस अन्य ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं है उनकी भी हेल्प करें। ठीक है, हमें उम्मीद है कि हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट्स सबके हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमें भी सपोर्ट करेंगे, अन्य स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करेंगे। हमें आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जितना अधिक सपोर्ट और प्यार इस चैनल को दोगे स्टूडेंट्स, हम उतना ही अच्छा कार्य करेंगे। आपके सपोर्ट और प्यार से हमें एनर्जी मिलती है, हमारे अंदर मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए क्लास लाने की इच्छा करते हैं। हमने जब से मॉक टेस्ट स्टार्ट किया अभी तक गैप नहीं किया, इसीलिए आप लोग मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से देखते हैं। हम सभी स्टूडेंट्स को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को देखने के बाद कभी कमेंट नहीं करते, मुझे ये बात बहुत ज़्यादा खराब लगती है। आप कुछ तो कमेंट कीजिए। आज आप लोगों को इतना काम करना है कि आज जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखें, लगभग 100+ व्यूज आते हैं एक वीडियो में 12 घंटे के अंतर्गत, और कमेंट ज्यादा से ज्यादा 15 से आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, आज आपको क्या करना है, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास को आज देख रहे हैं, जितने भी वॉच कर रहे हैं, आप अपना नाम आज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज हम भी देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स
हमारी क्लासेस तैयारी करते हैं, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है आज अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जो ये 100 व्यू हमारे वीडियो में आते हैं ये किन स्टूडेंट से आते हैं, कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं, प्लीज आप जरूर आज अपना नाम लिखना, ठीक है। नाम लिखने में कोई बुराई नहीं है, हम आप ये देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स क्लास से तैयारी करते हैं और हमें भी पता चलना चाहिए। और साथ ही साथ आप हमेशा कमेंट किया करें, हम आपसे यही बोलते हैं हमेशा कमेंट किया करें, जो क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर दिया करें, अपना स्कोर बताया करें, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और हम आपकी खुशी के लिए इतनी हेल्प करते हैं तो हमारी खुशी उसी में है कि आप वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट को छोड़ें, ठीक है। हम आपके कमेंट पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं, वेट करते हैं कि कब किस स्टूडेंट्स का कमेंट आए। ऐसा नहीं है कि हम आपके कमेंट को कभी खोलते नहीं हैं, हम हर एक स्टूडेंट्स का कमेंट पढ़ते हैं, हम कितने भी बिजी हों लेकिन हर एक स्टूडेंट्स का कमेंट पढ़ेंगे हमेशा। और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं जब आकांक्षा शंकवार जैसे स्टूडेंट्स, इमरान अहमद जैसे स्टूडेंट्स हमारी वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ये 2 स्टूडेंट्स वास्तविकता बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। इसी प्रकार से सभी स्टूडेंट्स हमेशा कमेंट किया करें, हमें भी पता चले कि कितने के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वीडियो को वॉच करते हैं। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि वह सक्रिय चारकोल जो ऑक्सैलिक अम्ल को अवशोषित कर लेता है, अवशोषी, अधिशोषित, अवशोषक या फिर अधिशोषक। देखो स्टूडेंट्स हम अच्छे से बताएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है कि वह सक्रिय चारकोल जो ऑक्सैलिक अम्ल को अवशोषित कर लेता है, ऑक्सैलिक अम्ल को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। देखो यहाँ पर ये जो चारकोल है वो अवशोषी है, अधिशोषी है, अवशोषक है या फिर अधिशोषक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, अधिशोषक। हम आपको बताते हैं कि किसी भी पदार्थ पर जो पदार्थ आकर के चिपकता है उसको कहा जाता है अधिशोष। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अधिशोष। जब किसी भी पदार्थ पर आकर के कोई पदार्थ चिपकता है या फिर अविशोषित होता है उसको कहा जाता है अधिशोष। और जिस पदार्थ पर आकर के चिपका है वो हमारा कहलाता है अधिशोषक। क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है अधिशोषक। अधिशोषक हमारा क्या है, सक्रिय चारकोल। सक्रिय चारकोल पर आकर के ऑक्सैलिक अम्ल अवशोषित हुआ है, ऑक्सैलिक अम्ल उस पर आकर के चिपका है, ऑक्सैलिक अम्ल जो होगा वो मेरा अधिशोष से होगा और चारकोल जो होगा वो स्टूडेंट्स हमारा अधिशोषक होगा। जिस पदार्थ पर आकर के, किसी पदार्थ की सतह पर आकर के जो पदार्थ चिपकता है वो अधिशोष से होता है और जिस पर चिपकता है वो हमारा अधिशोषक होता है। उम्मीद है अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ होगा, डाउट रह गया हो मन में लिख देना कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट क्लास में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के साथ प्रयुक्त होता है। क्लोरीन बनाने की डीकन विधि में जो उत्प्रेरक भूमिका निभाता है वो कौन सा है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, गर्म एल्यूमिना है, क्यूप्रिक क्लोराइड है या फिर लोहे का चूड़ है। लोहे का चूड़ जो होता है वो अमोनिया बनाने के काम आता है, ठीक है। तो देखो जो आपका क्यूप्रिक क्लोराइड होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डीकन विधि से जब हम क्लोरीन का निर्माण करते हैं, कैसे करते हैं, रिएक्शन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ऑक्सीजन क्रिया करता है तो यहाँ पर CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड 450 डिग्री सेल्सियस पर इन दोनों को गर्म किया जाता है। Cl2 और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है। ये डीकन विधि होती है क्लोरीन के निर्माण की, जिसमें क्यूप्रिक क्लोराइड जो होता है वो उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, अब मुझे थोड़े सर में दर्द और चक्कर से आना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि 2.5-3 घंटे से हम लगातार बोर्ड पर उतरे हुए हैं। 1 घंटे की क्लास का मतलब ये मत समझना कि 1 घंटा ही तो लगा। क्या स्टूडेंट्स हमने इस पर लिखा नहीं, बोर्ड पर लिखना क्वेश्चन को क्या इसमें टाइम नहीं लगता है। तो लगातार हम इस कैमरे
सामने खड़े हुए हैं 3 घंटे से, तो आप समझ सकते हैं हर किसी का सर चकराने लगेगा। तो हमारी कोशिश रहेगी फिर भी सभी पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया जाए। जब बोला है 20 क्वेश्चन तो हमें तो 20 कराने ही है हर हाल में। तो क्यूप्रिक क्लोराइड जो होता है वो डीकम्पोजिशन क्लोरीन के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? जाइमेज, इनवर्टेज, माइल्टेज या फिर डाइस्टेज? तो देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा जाइमेज होता है, जाइमेज जो एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जाइमेज एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाता है। जबकि इनवर्टेज एंजाइम की बात की जाए तो आपका जो ये इनवर्टेज एंजाइम होता है ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने के लिए भूमिका निभाता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने के लिए इनवर्टेज एंजाइम भूमिका निभाता है उत्प्रेरक के रूप में। और माल्टेज को, जब वो माल्टेज जो आपका माल्टोज होता है उसको ग्लूकोज में बदलने के लिए माल्टेज एंजाइम भूमिका निभाता है। और डाइस्टेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाता है। अच्छे से क्लियर हुआ होगा, उम्मीद यही करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? धुआं, मार्बिक कांच, दूध या क्लोरोफिल? स्टूडेंट्स, धुआं कोलाइडी विलयन होता है। किसका होता है लिख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारा ठोस के एरोसोल कोलाइडी विलयन जो होता है उसका धुआं उदाहरण होता है, अभी हमने बताया। मार्बिक कांच की बात की जाए तो ये जो होता है वो हमारा ठोस एरोसोल का ये हमारा उदाहरण होता है, ठीक है। और दूध जो होता है वो पायस इमल्शन का उदाहरण होता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो किसी भी प्रकार का कोलाइड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन किसका एक कोलाइडी रूप है? मक्खन किसका एक कोलाइडी रूप है? ठोस कैशिन में परिक्षिप्त वसा, द्रव में परिक्षिप्त वसा के कण, या फिर वसा में परिक्षिप्त जल, या फिर कैशिन के जल में निलंबन? तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें जो होगा कोलाइडी रूप, मक्खन किसका कोलाइडी रूप है? तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, वसा में परिक्षिप्त जल। वसा में परिक्षिप्त जल, वसा में जब जल को घोला जाता है तो ये हमारा एक मक्खन का उदाहरण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो टारगेट था उसको मैंने कंप्लीट किया। बात करते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30 पर। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा शब्द कोलाइडों से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द कोलाइडों से संबंधित नहीं है? ब्राउनीगत, अपोहन, अति सूक्ष्म निस्यंदन या फिर तरंग दैर्घ्य? इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर राइट और अच्छे से देते हैं। जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर सही और अच्छे से देंगे उनका नेक्स्ट क्लास में नाम हम जरूर लेकर के आएंगे। लेकिन हम सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के कमेंट का इंतजार करेंगे जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को डेली वॉच करते हैं लेकिन कभी कमेंट नहीं करते हैं। आज आपको हर हाल में अपना नाम बताना होगा क्योंकि हमने आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। यदि हमारी थोड़ी भी आप हमें अपना कुछ मानते होंगे तो आज अपना नाम जरूर बताएंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम पिछली क्लास के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए लेकिन सबसे दुखी की बात तो ये है कि किसी का भी आंसर सही नहीं है। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि बताओ कितना इजी क्वेश्चन और किसी स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दे पाया। आंसर दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया लेकिन आंसर किसी का सही नहीं है। पता नहीं आप कभी कभी कॉपी करके आंसर देते हैं या फिर मन से देते हैं, हम ये नहीं पता लगा पाते। लेकिन जब सेम ऑप्शन आता है तो हम बड़ा कंफ्यूज में हो जाते हैं कि आप कॉपी करके देते हैं या फिर अपने मन से देते हैं। हम पहले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि क्वेश्चन था कौन सा। क्वेश्चन था कि एक उत्प्रेरक का उत्प्रेरित अभिक्रिया में क्या कार्य है? एक उत्प्रेरक का उत्प्रेरित अभिक्रिया में क्या कार्य है? सक्रिय
ऊर्जा में वृद्धि करना, सभी ने ऑप्शन यही दिया था कि सक्रिय ऊर्जा में वृद्धि करना। स्टूडेंट्स, हम आपको बता देते हैं उत्प्रेरण जो होता है वो सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। हमेशा याद रखना, उत्प्रेरण जो होगा वो किसी भी अपक्रिया की जो सक्रिय ऊर्जा होती है उसको कम कर देता है। उसका ऑप्शन नंबर बी जो था वो राइट आंसर था, लेकिन सभी स्टूडेंट्स ने ए दिया, कोई बात नहीं, फिर भी हम खुश हुए कि चलो कम से कम हमारे स्टूडेंट्स ने दिया तो आंसर, गलत हो चाहे सही हो हमेशा आंसर दो, ठीक है। क्या गलत है क्या सही है वो तो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप हमेशा इसी प्रकार से आंसर देते रहिए। कोई बात नहीं, बेशक गलत था लेकिन फिर भी हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच। लगातार कोशिश करते रहिए, एक दिन उस क्वेश्चन का भी आंसर सही हो जाएगा। बस इतनी छोटी छोटी गलतियों को अच्छे से सुधार लीजिए जिससे कि 2021 में आप किसी भी चीज से चूके नहीं, किसी भी क्वेश्चन को गलत ना कर बैठे, ठीक है। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और 1 घंटे की मेहनत जो कि हमने 3 घंटे में आपको दे पाई, क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। हमारी मेहनत की थोड़ी भी कदर करते हुए प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब और एक शेयर को बढ़वा देना, ठीक है। आज कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द 2 या फिर 3 दिन में 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, मुझे बहुत ज्यादा उस दिन खुशी होगी और हम ज्यादा दिन नहीं लगेंगे लाइव क्लास पर, ठीक है। और जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया उसका आंसर जरूर दें। चैनल पर न्यू जुड़ रहे हो तो प्लीज इसे एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें जिससे हमारी अन्य आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, यदि पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। चलिए चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।